चलिए नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले आपकी करंट अफेयर की क्लास हुई। अब जो है इंग्लिश की क्लास जो आपकी आज नहीं हुई, तो आज जो है मैं थोड़ा जल्दी आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ। आई होप कोई इशू नहीं होगा इसमें। बाकी चलिए एक बार मैं वीडियो को शेयर कर देता हूँ। ओके डन। आज की जो वीडियो में है तो थोड़े इजी 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 क्वेश्चन है, आसान आसान से क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे उन्हीं आसान आसान क्वेश्चन को आसानी आसानी से हम क्या करें, समझ लें। चलिए चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके फोन की स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि नेटवर्क का इशू। चलिए चलिए आवाज आ रही है ना? ओके राइट। तो क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन भी हैं आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं और टाइप कर सकते हैं कौन होगा लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति। ओके सो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू मुझे हो रहा है यहाँ से, लेकिन आपको जो है वो इशू नहीं है, इशू यहाँ से हो रहा है थोड़ा सा। चलिए टाइम है 8:30 और 9 बजे हो जाएंगे हम फ्री। ओके चलिए चलिए 1 मिनट का टाइम दीजिए बस लास्ट। ओके डन। चलिए हम बात कर रहे हैं लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष की। लोकसभा का जो प्रोटेम अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा तो की नहीं जाती। उपराष्ट्रपति का जो है लोकसभा से खास लेना देना है नहीं। प्रधानमंत्री जो है नियुक्ति करता नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? लोकसभा प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? भाई साहब क्वेश्चन रिपीट है, आज से पहले मैं कई बार बता चुका हूं इस क्वेश्चन को, बताइएगा। लोकसभा में क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा 2 मनोनीत किए जाते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब। चलिए नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया शायद आपके पास। बताइएगा। चलिए ऑफिशियल धरवाल जी। अच्छा ये पहला ही क्वेश्चन है यार, पहला ही क्वेश्चन निकला। चलिए ये कैसे हो गया? चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। अभय ठाकुर जी 2 कह रहे हैं, ऑफिशियल दरवाल जी जो हैं 2 कह रहे हैं। चलिए 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं वीडियो को शेयर करके आऊं। चलिए चलिए छोड़िए। चलिए जैसे ना मैं हर बार कह रहा हूं, इस बात को अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि 2020 से पहले क्या होता था? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता था। बात है अब था में और हम है प्रेजेंट में है में, ठीक है? तो ऑप्शन में थोड़ा सा, चलिए फिर भी आप लोग यार बोल सकते हो ना। 2020 में क्या हुआ? संसद ने एक संशोधन पास किया। अभी मेरे दिमाग में वो संशोधन का नाम नहीं आ रहा। 2020 में क्या किया गया?
जो एंग्लो इंडियन चुनने की विधि थी उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 2020 में। तो अब जो है राष्ट्रपति के द्वारा केवल राज्यसभा में ही सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, लोकसभा में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता। तो ऑप्शन तो चलिए यहाँ पे है नहीं, लेकिन दो क्या होगा यहाँ पे आंसर नहीं होगा, कोई भी ऑप्शन, मतलब सारे ऑप्शन ही गलत है भाई साहब, इनमें से कोई नहीं होना था ऑप्शन नंबर ई पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कल हो गया, यहाँ पे कुल कीजिएगा, बताइएगा भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? चलिए जल्दी से बताइएगा, बता रहे होंगे, चलिए ओके। यूनियन टेरिटरी भाग 8, 239 से 242 अनुच्छेद। चलिए तो बात करें वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की, तो जो है 28 राज्य भारत में वर्तमान समय में है और 8 जो है यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं अगर ना केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो संविधान का जब आप भाग 8 पढ़ेंगे तो वहां पे आर्टिकल चलिए 239 से 243 समथिंग, शायद अभी मैं चलिए भाग 8 था, चलिए 239 से 243 यार, 239 से 243 जब पढ़ेंगे वहां पे आप क्या करोगे, यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ोगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पे 8, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि बात ऐसी है, पहले थे भारत में 29 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश या जितने भी थे, फिर क्या हुआ, संसद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम निकालती है, उसके बाद दादरा नगर हवेली को क्या कर दिया गया, दादरा नगर हवेली और दमन दीप को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया, जिसके द्वारा मतलब उसके बाद क्या की भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित रहे। चलिए आसान सा क्वेश्चन है ये भी, किस देश के संघ के सदृश भारतीय संघ है? किस देश के संघ, मतलब कि जो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है वो किस देश के शासन प्रणाली से मेल करती है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, यहाँ सदृश है ना, थोड़ा पढ़ने में अजीब अजीब टाइप हो गया, सदृश है, जो भारत में संघ है वो किसके समान है, मतलब थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, किस देश से मिलता जुलता है? तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी जो हमारी संघात्मक शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया तो होगा नहीं, संवर्ती सूची यहाँ से ली गई है, अमेरिका तो होगा नहीं, स्विट्जरलैंड यहाँ होगा नहीं, तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ पे कनाडा होगा। क्योंकि जितनी भी संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, एक तो ना संघात्मक शासन प्रणाली ही पूरी के कनाडा से ली गई है। तो मैंने आपको उस टाइम थ्योरी पढ़ाई थी, उस टाइम भी आपको कहा था, चलिए उस टाइम मैंने आपको कहा था कि संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, जितनी भी संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं वो सारी कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है। कभी क्वेश्चन आए ना संघात्मक, जैसे पूछा जाए कि सशक्त केंद्र के साथ सशक्त केंद्र की व्यवस्था, ठीक है, सशक्त केंद्र की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में कहां से ली गई है, कनाडा से ही, क्योंकि ये क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। चलिए आगे देखिएगा, चलिए अमित कपूर जी डी कह रहे हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? आपके ऑप्शन है उर्दू या फारसी, हिंदी या देवनागरी, अंग्रेजी या भारत के संविधान में वर्णित 28 भाषाएं या 22 भाषाएं। इट्स टोटली अप टू यू, आप 18 करिए, 12 करिए, 22 कीजिए, लेकिन जो वर्तमान समय में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वो हमारी 22 भाषाएं। चलिए दीजिएगा आंसर, मतलब किसी भी न्यायालय में मैक्सिमम सर्वोच्च न्यायालय में जो है आधिकारिक भाषा, सर्वोच्च न्यायालय की जितनी भी कार्यवाही होती है ना दोस्त, सर्वोच्च न्यायालय की सारी कार्यवाहियां जो होती है हमारी अंग्रेजी भाषा में होती है। कौन सी भाषा में होती है? अंग्रेजी भाषा में। तो वहां पे क्या होता है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कभी जाएंगे तो वहां पे हिंदी का आप प्रयोग नहीं कर सकते, आम बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी कार्यवाही वहां पे होगी वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश का ही यूज करना पड़ेगा। दैट्स ऑल माय लॉर्ड, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसे धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष आपने पढ़ा होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि किसे जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। यूर ऑप्शन इज जिसका अपना कोई धर्म ना हो,
जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। ओके, तो बात करें धर्मनिरपेक्ष राज्य की, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो नास्तिक हो होगा ही नहीं, ठीक है। जो नास्तिक राज्य हो उसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं कहते, जो धर्म विरोधी हो उसे भी हम धार्मिक राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं कहते। जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हो भाई साहब, ये तो धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष नाम से ही है, धर्मनिरपेक्ष, धर्म से रहित कह सकते हैं, या धर्म से रहित ही हम इसे कहेंगे। धर्मनिरपेक्ष को शाब्दिक अर्थ अगर निकाले तो एक हमारा ऑप्शन नंबर ए बच जाता है, जिसका अपना कोई धर्म ना हो। जिसका मतलब जिस राज्य का अपना कोई धर्म ना हो उसे क्या कहेंगे हम, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। ऐसे में कई बार जो है मेंस में क्वेश्चन बनता है। चलिए ऑफिशियल दरवाल जी, कई बार मेंस में, जैसे जो भी मेंस जहां भी आप देंगे वहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस उपलक्ष्य में जो है अपने विचारों पे चर्चा कीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। कौन कौन से फैक्ट हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं, उनके ऊपर एक छोटी सी जो है नजर डाल देते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला हम क्या चलेंगे, भाग 1 से पहले हमने प्रस्तावना पढ़ी है, तो प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे, किन आधारों पे हम कह सकते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्योंकि जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 को, प्रस्तावना में क्या किया गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। उसके बाद अगर हम भाग प्रस्तावना के बाद भाग 1 में करें, भाग 1 में इतना नहीं कहा, 2 में इतना नहीं कहा गया, 3 में बात करें तो 3 में जो आपका आर्टिकल 25 से लेकर 25 से लेकर 28 तक है, वहां पे क्या किया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया किसे, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इनके अलावा ये जो है प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रहे हैं, आसानी से इनको हम देख सकते हैं, ये हैं वो फैक्ट जिनके आधार पे हम कह सकते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा कुछ भी ऐसे हैं मतलब अगर आप डीपली पढ़ेंगे वहां पे, तो उनके आधार पे भी हम क्या कह सकते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। या जैसे अब कॉमन सेंस में कहें ना कि भारत में जो है सभी नागरिकों को धर्म के आधार पे अधिकार प्राप्त हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि भारत में जो है भारत का कोई अपना राज्य धर्म नहीं है, भारत में सभी राज्यों के धर्म जो है मिलजुल के रहते हैं। इन्हीं आधारों पे हम भारत को एक धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। बताइएगा किन कारणों की वजह से या किन की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी जी का जो किया गया था, गठन किया गया था आयोग का। चलिए, तो याद होगा आपको 2002 का टाइम, गुजरात में हुए थे गोधरा कांड। तो जो गोधरा कांड हुआ था, गोधरा दंगे जो हुए थे, उन्हीं दंगों की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का क्या किया गया था, यहाँ पे गठन किया गया था। ठीक है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी का आयोग का गठन गोधरा दंगों की जांच करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। नाम से ही कई बार क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, नाम से ही कई चीजें जो हैं स्पष्ट हो जाती हैं माय लॉर्ड। चलिए ओके, चलिए, तो देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का नाम है हमारा आधार। मेरी पहचान मेरा आधार, अगर आधार कार्ड के नीचे आप देखोगे वहां पे लिखा भी होता है मेरी पहचान मेरा आधार, तो आधार इज द राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। आपको पता है 352, 356 और 360 के यूज करते हुए भारत में क्या इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। तो ये भाई साहब हमारे यही कह रहे हैं, कितने सालों के लिए जो है आर्टिकल 356 के थ्रू लगा हुआ
क्या कहते हैं उसे, आपातकाल आपातकाल इमरजेंसी जो है रह सकती है। तो किसी राज्य में अगर 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है तो सामान्यतः अगर उसकी अवधि की बात करें, अधिकतम अवधि, मैक्सिमम अवधि वो होती है हमारी 3 साल। 3 साल तक जो है आपातकाल कंटिन्यू किया जा सकता है। 3 साल से ज्यादा इसकी वैसे कोई टाइमिंग नहीं होती। आगे देखते हैं, संविधान के किस संघ में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? भाई साहब बहुत बार ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, बहुत बार जो है हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। ओके, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में, इन सभी में संविधान के किस संघ में जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? चलिए, तो संविधान के किस संघ में? तो भाग 4 आपने पढ़ के रखा है। भाग 4 का आर्टिकल 38 जब पढ़ेंगे तो वहां पे आप क्या करेंगे, पाएंगे लोक कल्याणकारी राज्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 360 जो है किससे संबंधित है? बताइएगा। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 360 की। आपको पता है कि वित्तीय आपातकाल से ये संबंधित है। तो यहाँ पे वित्तीय आपातकाल ऑप्शन नंबर ए पे ही आपका क्या है आंसर है, वित्तीय आपातकाल, और वित्त आयोग नहीं। कई बार ना ऑप्शन में वित्त आयोग होगा, वित्त आयोग नहीं होगा। वित्त आयोग क्या होता है हमारा, आर्टिकल 280 में राष्ट्रपति क्या करता है, 5 सालों के लिए इसका गठन करता है। बात करें अटॉर्नी जनरल की तो आर्टिकल 76 में हमारा अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, तो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने में। और अभी तक जो है भारत में एक बार भी फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है लगाने नहीं लगी है। हालांकि एक बार जो है आवश्यकता पड़ी थी वित्तीय आपातकाल लगाने की, लेकिन लगाई नहीं गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? हालांकि आपको ये पता है, आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है, लेकिन जो ये शब्द आए हैं, शब्दों का चयन आप पहली बार, मतलब शब्द जो है आप पहली बार देख रहे हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? स्थानीय स्वशासन तो पढ़ा होगा, स्थानीय स्वशासन इतना बता दिया। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना ना, ये हमारा महादेवन समिति तो होगा नहीं, अशोक मेहता समिति चलो पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन ये भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। कोठारी समिति यहाँ नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आगे बात करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? माय लॉर्ड बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 23, आर्टिकल 20 या आर्टिकल 90 या आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जो हैं, चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 हुआ है बिकॉज आर्टिकल 18 में क्या किया गया है, उपाधियों की समाप्ति की गई है। उपाधियों की क्या की गई है, समाप्ति की गई है आर्टिकल 18। अब सोचोगे भाई साहब यहाँ पे तो समाप्ति की गई है, तो यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 18 की मेनली बात करें। आर्टिकल 18 संविधान का ये कहता है कि जो शिक्षा संबंधी उपाधियां हैं, शिक्षा और जो सैन्य हैं जैसे कर्नल, मेजर, प्रोफेसर, डॉक्टर, तो ये उपाधियां बंदा रख सकता है। इनके अलावा शिक्षा और सैन्य उपाधियों के अलावा कोई भी उपाधि जो है राज्य जो है व्यक्ति को प्रदान नहीं करेगा। बाकी बात करें तो वहां पे अपवाद भी उठा था, मतलब चीजें उठती है ना जब कोई चीज चलती है, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब जो आप पद्म विभूषण देते हैं, भारत रत्न देते हैं, ऐसे में
ये भी उपाधि है, ये भी नहीं देनी चाहिए। तो थोड़ा इसको एक्सप्रेस डिस्क्राइब किया गया था, उन्होंने कहा कि जो पद्म विभूषण भारत रत्न है ये कोई उपाधि नहीं है, ये कोई उपाधि नहीं है, ये क्या है, पुरस्कार है। तो दैट्स वाई आर्टिकल 18 हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, राइट आंसर हो जाता है। बाकी ऑप्शन के हिसाब से भी चलते हैं। आर्टिकल 23 में तो भाई साहब आपको पता है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, होगा नहीं। 20 में अपराधियों के लिए जो है 2 सीधी से संरक्षण है, ये होगा नहीं। आर्टिकल 9 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, ये भी होगा नहीं। तो ऑप्शन से भी हमारे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। अजय कुमार जी नमस्कार। चलिए ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप इस क्वेश्चन में गए हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना जो है उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति जब त्याग पत्र देता है वो देता है उपराष्ट्रपति को। ऐसे में उपराष्ट्रपति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उपराष्ट्रपति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसी टाइम क्या करे, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना दे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो उपराष्ट्रपति वो सूचना जाके सबसे पहले किसे देगा? उपराष्ट्रपति जो है सबसे पहले जाके ये सूचना किसे देगा माय लॉर्ड? चलिए, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया ना, राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति सूचना आके देगा, कहां गया हमारा, चलिए, लोकसभा अध्यक्ष को। और जो लोकसभा अध्यक्ष है वो क्या करेगा, लोकसभा के सभी सदस्यों को ये सूचना क्या करेगा, दे देगा। ओके राइट, क्वेश्चन आसान सा है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई साहब? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए, सीजेआई से ना, मुख्य न्यायाधीश को कई बार शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश मीन टू से सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे? तो जो पहले थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो थे हमारे गणेश वासुदेव मावलंकर, बिल्कुल नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई साहब नहीं। एच जे कानिया, एच जे कानिया जो थे वो क्या थे, भारत के पहले सीजेआई थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार बता दिया यार, जब से लाइव क्लास हम यूट्यूब पे लेते हैं ना, तब से ये क्वेश्चन आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। काफी बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया यार, काफी बार, मतलब बहुत बार। कि ना देखो, जब भारत क्या था, संविधान नया नया लागू हुआ, उस टाइम कितने मौलिक अधिकार थे? उस टाइम 7 मौलिक अधिकार थे। ये भाई साहब भी मौलिक अधिकार था, ये भी था, ये भी थे, ये भी थे। तो फिर क्या हुआ, दौर चला हमारा 1978 के आसपास का, ठीक है। तो वहां पे हुआ 44वां संवैधानिक संशोधन, ये हुआ हमारा 1978 को। तो इसमें क्या किया गया, जो आपका संपत्ति का अधिकार था, इसके कारण जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वो तो ऐसे में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों वाली श्रेणी से निकाल के संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 300 ए में, मतलब 301 बोलिए या ए बोलिए, वहां पे एक कानूनी अधिकार बना के रखा गया बेचारे को। कानूनी अधिकार मतलब वैधानिक अधिकार, ठीक है। ये शब्द एक ही है लेकिन जो प्रयोग अलग अलग करते हैं, कानूनी भी वैधानिक भी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो आपका संपत्ति का अधिकार है, वो मौलिक अधिकार नहीं है। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की? बताइएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसकी नियुक्ति जो है की गई थी? तो ऑप्शन है आपका पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बात पहले डॉक्टर अंबेडकर जी की ही करते हैं। तो ये क्या थे, हमारे ड्राफ्ट कमीशन या ड्राफ्ट कमेटी के मेन टू से हिंदी में कहते हैं प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। और बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। फिर ऑप्शन नंबर डी पे तो इनमें से कोई होगा नहीं, मतलब और जो डॉक्टर बी एन राव थे, सर बी एन राव से हम इन्हें संबोधित करते हैं। तो वो क्या थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो संविधान सभा के 2 क्या थे, हमारे उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है। आगे देखते हैं,
9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। तो इसमें किस प्रमुख राजनीतिक दल ने बहिष्कार किया था, ये क्वेश्चन भी बताया था। तो थोड़ा आप बताइएगा, तब तक मैं बता दूं कि संविधान सभा में कितने थे स्वतंत्रता से पहले। 389 सदस्य थे। तो जब पहली बैठक का बहिष्कार किया गया किसी जो राजनीतिक दल के द्वारा उस टाइम, तो 211 सदस्यों ने उस टाइम क्या लिया था, भाग लिया था। तो बताइएगा कि कौन सा जो है राजनीतिक दल था जिसने बहिष्कार किया था ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे है, नंबर बी सीईटी। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी पे मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बहिष्कार किया था और अपनी मांग पे अड़ी रही थी कि हमारे लिए एक अलग राज्य बनाया जाए जिसका नाम क्या हो, पाकिस्तान हो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन से नंबर का क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास कितने बचते हैं, ये 11 क्वेश्चन बच जाते हैं अभी, 11। चलिए, सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, या भारतीय संविधान की विकास यात्रा आप कहें, वहां से ये क्वेश्चन आया है। तो बताइएगा कि किस कंपनी का गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1600 ईस्वी में। तो वो किया गया था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने कहा था ना EIC, आप शॉर्टकट में टर्मिनोल मतलब इसका यूज कर सकते हैं EIC। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, इंडिया ईस्ट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा राइट आंसर है। जैसा आपको पता है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें क्या था, भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्रदान थे। 1765 तक सब कुछ सही, मतलब 1764 तक जो है सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1764 में जब युद्ध हुआ तो उसके बाद 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है कंपनी को प्राप्त हो गई। उसके बाद 1765 कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए 1773 में क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। तो 1773 से लेकर जो हमारा 1858 तक का जो टाइम है उसे हम कंपनी के शासन के इसमें बांटते हैं। उसके बाद हम, चलिए एलवीश यादव जी नमस्कार। उसके बाद जो है 1858 से लेकर 1947 तक का जो टाइम था उसे हम ब्रिटिश क्राउन के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1947 को भारत जो है स्वतंत्र हुआ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखते हैं, मतलब कि जो आपके संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनका शासन जो है कौन देखता है। संघ शासित प्रदेश का जो है शासन जो है वो किसकी देखरेख में चलता है, तो वो देखरेख में चलता है राष्ट्रपति के। भारत के राष्ट्रपति क्या करता है वहां पे, संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का जो है, मतलब जो हमारे यूनियन टेरिटरी है वहां का शासन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाता है। आगे बात करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में समस्त देश को डैश 22 राज्यों तथा 9 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया। 14 राज्यों और 6 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया। 17 राज्यों तथा 7 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो पता ही है आपको, भाग्य के बारे में हमने चर्चा कर ली थी MCQ में ही। तो जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में क्या चेंज हुए, इसके द्वारा भारत को जो है 14 राज्य और जो है 6 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी संशासित प्रदेशों में बांटा गया। और जो है भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य हमारा क्या था उस टाइम पे, आंध्र प्रदेश था। आगे देखते हैं। संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है भाई साहब। संविधान जो है भारत को नाम प्रदान करता है, कौन सा नाम प्रदान करता है ये बताइएगा। ये बहुत मतलब ना, अगर किसी ने डेप्थ में पढ़ा होगा वो आंसर देगा यार। मिंटू से चलिए, अगर आपने आर्टिकल 1 पढ़ा होगा संविधान का, तो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेज दैट इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी। शब्दों पे क्या कीजिएगा, ध्यान केंद्रित कीजिएगा, शब्दों पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का यूनियन होगा, राज्यों का संघ होगा। तो देखेगा आर्टिकल 1 में ही भारत के जो संवैधानिक नाम है उनको प्रकट किया गया, इंडिया अथवा भारत, इंडिया अथवा भारत, ऑप्शन नंबर ए पे। ओके, हिंदुस्तान नहीं यार,
हिंदुस्तान नहीं होगा। भारत में जो है राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में जो राजनीतिक शक्ति है उनका प्रमुख स्रोत क्या है? नेटवर्क की प्रॉब्लम चली है। जब इस वीडियो को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देखेंगे तो वहां पे आपको कोई नेटवर्क का इश्यू नहीं होगा, वो मतलब एकदम सट्टाक से 5G की स्पीड में चलेगी। तो भारत में जो राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है दोस्त, राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत वो है हमारी भारत की जनता। प्रस्तावना में पढ़ा था हमने, प्रस्तावना में पढ़ा था हमने भाई साहब। ओके, भारत की जनता से संविधान को शक्ति मिलती है। ओके राइट, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फिर से एक को, चलिए संविधान जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है जिसका अभिप्राय है कि यहाँ धार्मिक पूजा वर्जित है। वर्जित मतलब निषेध नहीं कर सकते। राज्य धर्म को प्रोत्साहित करता है। राज्य धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करता। इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन आपके पास है। चलिए नेटवर्क की बड़ी ही इश्यू आ गया है, नेटवर्क का बड़ा ही खतरनाक इश्यू है शायद। ओके, नेटवर्क का इश्यू है, बाद में देख लीजिएगा। चलिए संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, चलिए ऑप्शन पर लेते हैं पहले हमेशा की तरह। यहाँ धार्मिक पूजा वर्जित है ना, भाई हर व्यक्ति धार्मिक पूजा कर सकता है। राज्य धर्म को प्रोत्साहित करते हैं ना, भाई साहब आज तक जो है भारत ने जो है राज्य को किसी राज्य मतलब माफ कीजिए किसी धर्म को जो है प्रोत्साहित ही नहीं किया है। राज्य धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। बिल्कुल भारत में जो है देश जो है राज्य जो है वो धर्म को क्या करता है भाई, धर्म कहता है, राज्य कहता है कि जो धर्म है वो आपका निजी मामला है, राज्य को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी कीजिए, धर्म परिवर्तन कीजिए, किसी भी धर्म को मानिए, उसका प्रचार कीजिए, किसी भी धर्म के वृद्धि के लिए विकास के लिए कर दीजिए, टैक्स दीजिए या अनुदान कीजिए, राज्य को इससे फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि जो आप कर रहे हैं काम वो राज्य के मतलब जो राज्य ने गाइडलाइन इश्यू की है उनके विपरीत नहीं होनी चाहिए। जैसे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो लोभ लालच और जो है जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पे क्या करता है, भेदभाव नहीं करता है। आगे देखते हैं। अभी भी है 5 क्वेश्चन है अभी। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? क्योंकि भारत के संविधान में कई ऐसे उपबंध हैं, कई क्या बहुत सारे उपबंध भारत के संविधान में ऐसे हैं जो विश्व के अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या ग्रहण किया, मैप के द्वारा भी हमने समझा था, आज एक बार फिर से समझ लेते हैं। समझना क्या मतलब बता ही दूं सीधा ये आंसर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, बिंदु से यूएसए से न्यायिक समीक्षा ली गई है भाई साहब, यस ली गई है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि भी हमारी क्या ली गई है, अमेरिका से ली गई है। और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता ना, हालांकि महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता, लेकिन उसे महाभियोग नहीं कहते, संसद द्वारा स्थापित विधि उसे नाम दिया जाता है। तो उपर्युक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है वो भी हमारी कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? आपका ऑप्शन है आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18। ऑप्शन से भी पता लग जाता है। ऑप्शन से ढूंढने की कोशिश करते हैं एक बार। चलिए पेन आज चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर। आर्टिकल 21 दो हिस्सों में डिवाइड करके हमने पढ़ा था, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक हमने पर्सनल में पढ़ा था, एक लाइफ में पढ़ा था। लाइफ में मतलब जीवन जीने की स्वतंत्रता, पर्सनल मतलब दैहिक निजी स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 मैंने बता दिया था अपराधों के लिए कि आपको जो है क्या कहते हैं उसे, जबरदस्त अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए वादा नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या था कि आपको भूतलक्षी विधि
आपके ऊपर लागू होगी, मतलब भूतलक्षी विधि की जो अपराध आपने उस टाइम किया, अपराध के टाइम का ही कानून आपके ऊपर लागू होगा। आर्टिकल 18 में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया उपाधियों की क्या की गई थी, समाप्ति की गई थी। केवल सैन्य और मतलब शिक्षा संबंधी उपाधियां ही हम रख सकते हैं। और बात करें आर्टिकल 19 की, तो यहाँ पे आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें से आपकी आर्टिकल 19 में जो भाषण देने की स्वतंत्रता है, उसी में हमारी क्या की जाती है, प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया जाता है माय लॉर्ड। बाकी आगे बात करें कि निम्नलिखितों में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है। भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 32 का यूज करके क्या कर सकते हैं हम, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। नेट शायद मेरा मतलब यहाँ से मेरा ही गया या आपका भी गया। चलिए नेट जा रहा है, कोई इशू नहीं है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बात करें कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षक माना जाता है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, तो इनमें से जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख होता है उसे क्या किया जाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षक माना जाता है मेन टू से कि जबरन आपको हिरासत में नहीं रखा जा सकता। जबरन आपको पुलिस जो है 24 घंटे से ज्यादा अगर जेल में रखती है, तो आप अपने किसी परिचित से कहिएगा भाई अगर 24 घंटे के अंदर मैं वापस नहीं आया, आप क्या कीजिए सुप्रीम कोर्ट जाके पुलिस वालों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख लाइएगा, होबियस कॉर्पस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संशोधन करने का जो अधिकार है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में, वो किसे है? चलिए हिना शर्मा जी आपका भी स्वागत कर रहा हूं। चलिए आज की क्लास जो है अबाउट टू एंड ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं एक बार कितने बचे हैं। चलिए क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास 1 2 3 4, चलिए 4 ही क्वेश्चन इसके बाद हैं। चलिए बताइएगा कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? ये अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के पास तो भाई साहब है ही नहीं अधिकार, मतलब संशोधन करने का। जो न्यायिक समीक्षा वाली शक्ति है वो अलग बात है, ठीक है। संसद, संसद में हमारी क्या हो जाती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भी बेचारे इसी में शामिल हो जाते हैं। तो अगर जैसे ना आर्टिकल 368 क्या करता है, आर्टिकल 368 संविधान में यह व्यवस्था करता है कि संविधान के किसी भी भाग में अगर आपको संशोधन करना है, आप आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो विधि बताई गई है उसका यूज करके चेंज कर सकते हैं, बशर्ते देखिए अगर आप लोग हैं इस टाइम, चलिए यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा थोड़ा क्या मतलब मेरे यहाँ से तो ठीक ही इशू है, फिर भी जैसे ना मैंने कहा कि आर्टिकल 368 का यूज करके हम संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 368। लेकिन संविधान में कुछ ऐसे भी चीजें हैं जहां पे आर्टिकल 368 का यूज होता ही नहीं। कुछ ऐसे उपबंध है भारतीय संविधान में, संविधान का भी अंग है, अगर उनमें हमें संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 में जो विधि दी गई है उनका यूज करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर आपको पता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं भी अभी बता रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, मैं थोड़ा थम लेता हूँ, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अभी नेट तो नहीं है, वीडियो देख रहे होंगे उसी टाइम बता दीजिएगा। तो वो है हमारा, और भी है लेकिन मैं भाग एक की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 2 और 3। आर्टिकल 2 और 3 यानी कि राज्यों का नाम, सीमा, क्षेत्रफल या नए राज्यों का प्रवेश आपको करना है, आप सीधा सा राष्ट्रपति के पास जाइए। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद क्या करेंगे, राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे। राष्ट्रपति जब अनुमति देंगे तो उसके बाद साधारण बहुमत द्वारा, आर्टिकल 368 यहाँ पे नहीं आएगा, साधारण बहुमत के द्वारा क्या किया जाता है, उसे पास किया जाता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है? क्वेश्चन यार बहुत आसान है, किसी दिन बैठेंगे और बैठ के एचएस का पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूँ कोशिश, थोड़ा ना लेवल यार हाई होना चाहिए थोड़ा। ओलीडी में तो चलिए यूजीसी का लेवल हो, यूपीएससी का लेवल हो, फर्क नहीं पड़ता यार। ओके चलिए तो क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लूं, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए। चलिए हाँ क्या, तो जैसा ना क्वेश्चन कह रहा है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है और ऐसे में
आप सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा संविधान का जो आपको सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जाने की जो है शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 19। भाई साहब बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 19 में क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 32 चलिए आ ही गया। तो आर्टिकल जो 32 है वो कहता है कि मैं आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक हूँ। मैं नियुक्त करता हूँ संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट को, और जो है 5 प्रकार के रिट दिए गए थे जो पीछे भी आपने पढ़ा, उनके बारे में आगे देखते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32। ठीक है। भारत का नागरिक बनने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त जो है गलत है? नागरिकता अधिनियम जो 1955 था वो भारतीय नागरिकता के 5 तरीके और भारतीय नागरिकता अर्जन के 5 तरीके और भारतीय नागरिकता की समाप्ति के 3 तरीके जो है वर्णित करता है। तो इसमें से कौन सा तरीका है जो कि उसमें उल्लेखित नहीं है? तो पहला है कि जन्म द्वारा नागरिकता, भाई साहब यस ले सकते हैं। वंश के आधार पे मिल सकती है। नागरिकीकरण द्वारा मिल सकती है, जैसे भाई साहब सिक्किम को मिली। फिर था संपत्ति अर्जन द्वारा नागरिकता, ना भाई साहब संपत्ति अर्जन तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि संपत्ति यार जब तक नहीं खरीद सकते जब तक हम नागरिक ना हो, और पहले नागरिक बनना पड़ेगा उसके बाद हम संपत्ति खरीद सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना होगा पहले संपत्ति खरीदे फिर जाके नागरिक बने, दैट्स रॉन्ग। ओके, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अधिकार को किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? आपको पता है जो मौलिक अधिकार है उनके ऊपर भी बंदिशें हैं। मौलिक अधिकारों के ऊपर भी क्या है? हमारी बंदिशें हैं। चलिए नेट नहीं चल रहा यार। मौलिक अधिकारों के ऊपर जो बंदिशें हैं तो वो इनमें से किन आधारों पे लग सकती है बंदिशें? ऑप्शन है राज्य की सुरक्षा के हित में, दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए। चलिए, जो आपके स्वतंत्रता के अधिकार पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है, पहला है राज्य की सुरक्षा के हित में। भाई साहब राष्ट्रीय सुरक्षा तो सबसे पहला कर्तव्य होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए भी भाई साहब ये भी राइट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है सार्वजनिक व्यवस्था के लिए। भाई सार्वजनिक व्यवस्था बनाना क्या है? राज्य का कर्तव्य है। कल्याणकारी राज्य का क्या एक दायित्व है, एक विशेषता है कि वो क्या करे? सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए। तो उपयुक्त सभी के आधार पे क्या किया जा सकता है? स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया जा सकता है या समाप्त भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का विधानसभा के, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, तो वो चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, संचित मतदान द्वारा होता है, गुआ मतदान द्वारा होता है? तो इनमें से कौन से मतदान के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है? राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। चलिए तो चलिए सीधा ही बात करते हैं यार। चलिए प्रत्यक्ष हो गया। चलिए 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 राज्यसभा के सदस्यों, चलिए ना एक्चुअल से अगर हम बात करें भारत की जनता जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे करती है, तो वो करती है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। वैसे इनडायरेक्टली होगा। और जो राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव, वो करते हैं प्रत्यक्ष, डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप के द्वारा। तो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए नेट का थोड़ा सा इशू है, अभी भी गोल गोल घूम रहा है। बाकी आज की क्लास में इतना ही। लाइव क्लास में कुछ दिक्कत रही होंगी नेटवर्क की, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा, वहां पे आपको सब कुछ सही तरीके से मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी कामना के साथ ख्याल रखेगा अपना। जय हिंद, जय हिमाचल।